नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल वकील सर केमिस्ट्री में। और आज हमारा चैनल आपको इस वीडियो के माध्यम से जो राजस्थान बोर्ड के अंदर 12वीं क्लास का जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, उस केमिस्ट्री के पेपर में कितने अंक आपके प्राप्त होंगे, कितने अंक आपको मिलेंगे बोर्ड के माध्यम से, इसका अवलोकन आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसमें इसकी आंसर शीट जारी की है। इस आंसर शीट में कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का है और कितना थ्योरी उसमें लिखनी है, कितना मैटर लिखना है और आपको कितना नंबर मिल सकता है। तो इस तरीके से आप अपने जो भी आपने बोर्ड में पेपर दिया है, कॉपी में जो लिखा है, उसमें कितना अवलोकन आप करेंगे, कितना आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर की जानकारी प्राप्त आप इस वीडियो के माध्यम से अवश्य। तो आइए लेते हैं आपका प्रश्न। क्योंकि हमारे पास अभी प्रश्न पेपर नहीं है, हालांकि क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं उन्होंने हमारे पास पेपर नहीं पहुंचाया, हमारे पास पेपर अवेलेबल नहीं है अभी। तो हमने किसी शुभचिंतक या चहेते व्यक्ति से पेपर जो है वो व्हाट्सएप पर मंगाया है और वो व्हाट्सएप के पेपर को मैंने देख करके यहाँ सॉल्व किया है और उसके माध्यम से अब आपको आगे के प्रश्न भी सॉल्व करके बताऊंगा। तो धन्यवाद है उन सभी लोगों का जो पेपर नहीं देने आए उनका भी, और जिन्होंने हमें पेपर अवेलेबल कराया उनका भी। खैर चलिए मिलते हैं, देखते हैं आपका इसमें कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं आप और कितनी परसेंटेज बना सकते हैं केमिस्ट्री के पेपर में। तो ये जो अवलोकन होगा तो आपका 56 नंबर से होगा। प्रैक्टिकल का और सेशनल का इसमें कोई योगदान नहीं है। 56 नंबर से हम इसका अवलोकन करेंगे। देखिए हमारा क्या है, सेक्शन नंबर 1 बहुविकल्पी प्रश्न। सेक्शन नंबर 1 में बहुविकल्पी प्रश्न के अंदर क्या है, पहला प्रश्न जो है वो उसका आंसर होगा ए और 52.4%। उसमें जो है SCC यानी सरल घनीय एकक कोष्ठिका की संकलन क्षमता पूछी है। तो संकलन क्षमता का जो मान है वो है 52.4%। दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न का आंसर है, उसमें बॉन्ड गुणांक आई का मान निकलवाया है और उसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी है। और एग्जाम जो आंसर होगा सही वो क्या होगा, K2SO4। तीसरा जो दिया है वो प्रथम कोट की जो अभिक्रिया है, प्रश्न देख लेना आप, उसमें जो कोट की अभिक्रिया है उनके बीच में संबंध निकलवाया है लॉग ए ln A और T के बीच में संबंध, ln A और T के बीच में संबंध निकलवाया है। तो अभी देखिए हमारे पास पेपर भी आ गया है, पेपर के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने प्रश्न भी प्रश्न पत्र मंगा लिया है और इस प्रश्न पत्र के अंदर जो है वो क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लॉग आर भी ले सकते हैं, लॉग ए भी ले सकते हैं। लॉग आर का मतलब होता है रिएक्टेंट की सांद्रता। लॉग आर और टी के मध्य जो है वो आरेख खींचना है। उस आरेख में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ए सेक्शन आएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका है वॉन और केल द्वारा शोधित की जाने सकने वाली धातुओं का युग्म है। यानी धातुओं का, यानी हमारे जो छठे पाठ से क्वेश्चन है कि धातुओं का निष्कर्षण जो है वॉन और केल विधि द्वारा किया जाता है, वो कौन सी धातुएं हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन है आपका डी, और डी ऑप्शन में जिरकोनियम और टाइटेनियम। अगला कह रहा है आपका सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाली धातु है। इसमें दिया है वेनेडियम, आयरन, मैग्नीज और निकेल। तो मैग्नीज की सबसे ज्यादा होती है, +2 से लेकर के +7 तक होती है। तो सबसे ज्यादा +7 है, तो वो आपकी है मैग्नीज। अगला क्वेश्चन दिया है चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला सहसंयोजन यौगिक है। तो चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला सहसंयोजन यौगिक है वो आपका है NiCO का होल 4 और कॉम्प्लेक्स का जो नंबर है सेक्स ऑप्शन है वो आपका है बी। अगला क्वेश्चन दिया है सर्वाधिक, सातवां क्वेश्चन आपका है सर्वाधिक कार्बन हेलोजन C बॉन्ड X आबंध लंबाई वाला यौगिक है। तो आबंध लंबाई वाला यौगिक कौन सा है, CH3I। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH3 जो है वो सभी में समान है, लेकिन जो आयोडीन है, हेलोजन जो है वो अलग अलग है।
तो जिस हैलोजन का परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होती है, आकार ज़्यादा होता है, उसी की बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होती है, तो कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। अगला 8वां क्वेश्चन दिया है इसका CH3OCH3 यानी आपका ईथर दिया हुआ है, CH3C2H5 CH3CH2OH ये आपका एल्कोहल दिया है, एथिल एल्कोहल, और CH3CH2CH3 ये आपकी प्रोपेन दी है, में के क्वथनांकों का सही क्रम है। तो क्वथनांकों का सही क्रम का मतलब है एल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं, तो एल्कोहल का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद जो हमारी ईथर है उसमें द्रवता पाई जाती है, तो उसका क्वथनांक उससे कम होगा, और सबसे कम क्वथनांक जो होगा वो आपका एल्केन का होगा। तो इसके लिए ऑप्शन जो दिया है वो सी है, और सबसे कम क्वथनांक है एल्केन का, उससे ज्यादा क्वथनांक है ईथर का, और सबसे ज्यादा क्वथनांक इसका है एल्कोहल का है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं। और लास्ट इसका जो क्वेश्चन है 9th वो है न्यूनतम पीकेबी मान वाला एमीन है। तो न्यूनतम पीकेबी मान जो है वो किसका होता है, जिसकी सारकता ज्यादा होती है। तो सारकता यहाँ पर जो दी है वो CH3 का होल्ड बाय NH, इसका मतलब है सेकेंडरी जो है मेथिल एमीन उसकी सारकता ज्यादा होती है, तो जिसकी सारकता ज्यादा होती है उसका पीकेबी का मान कम होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है वो इसका क्या है, बी। तो इस तरीके से ये जो है मैंने ऑप्शन वाले सवाल आपको बता दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो प्रश्न नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्या दिया है, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोनों प्रकार के दोष दर्शाने वाले आयनिक ठोस का रासायनिक सूत्र है। तो आयनिक ठोस कौन सा है हमारा, AgBr, क्योंकि हमारा AgBr जो है वो फ्रेंकल दोष भी बताता है और शॉर्टकी दोष भी प्रदर्शित करता है। हीमोग्लोबिन संकुल में, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन संकुल में उपस्थित धातु का नाम। उपस्थित धातु का नाम क्या है, अगर आप हीमोग्लोबिन का संकुल पढ़ा होगा, हीम पढ़ा होगा, तो हीम माने होता है आयरन, ठीक है, हीम माने क्या होता है आयरन, तो इसका मतलब है यहाँ पर आयरन का संकुल होगा, तो यहाँ पर धातु कौन सी आएगी, वो आयरन आएगी। रेशमीकरण मिश्रण के द्रवण गुणन का मान होता है। तो देखिए रेशमीकरण मिश्रण क्या होता है, जिसमें आधे समयावयवी तो दक्षिण ध्रुवण गुणक के होते हैं और आधे समयावयवी जो है वो वाम ध्रुवण गुणक के होते हैं। तो दक्षिण ध्रुवण गुणक जो है वो समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमाता है, और दूसरे जो आधे समयावयवी होते हैं वो समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देती है। तो कुल मिलाकर के ये प्रकाशिक ध्रुवण तो होते हैं, प्रकाशिक रोटेशन तो होते हैं, लेकिन इनका जो रोटेशन कोण होता है वो आकर के शून्य आता है। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर जो आएगा मान कैसा होगा, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तथा पैरानाइट्रोफिनॉल में से कम वाष्पशील होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में से कम वाष्पशील कौन होता है, तो जब वो कम वाष्पशील होगा जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो द्रव्यमान ज्यादा होने का मतलब है कि इन दोनों के दो परमाणु इकट्ठे हो जाएं। तो दो परमाणु तभी इकट्ठे होते हैं जब अलग अलग परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है कि एक ही परमाणु के अंदर हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं, इसलिए वो एक ही मॉलिक्यूल होता है। और पैरानाइट्रोफिनॉल में दो अलग अलग परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं, जिससे उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। द्रव्यमान बढ़ने से उसका क्वथनांक कम वाष्पशील होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इस तरीके से हमने आपको ये पहले और दूसरे क्वेश्चन के जो है वो आंसर करा दिए, और आंसर कितना हो गए आपके 9 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो गए, 4 नंबर के ये लब्धा विलंस हो गए। तो इस तरीके से आपके 9 अच्छा 13 नंबर आपके पक्के हो गए। अब आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में क्या दे रखा है, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन के विलयन द्वारा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन किसके कारण होता है, कारण पूछा है। तो उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं, हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण ऋणात्मक विचलन होता है। और इसमें क्या होता है, जब हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल जो है कौन कौन से, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये दोनों मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। तो पास पास आ जाने से आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब इसके आयतन में कमी हो जाती है तो वो डेल्टा बी इक्वल टू नेगेटिव होने के कारण होता है। तो ये आपका इसका आंसर हुआ। उसमें जो मुख्य कारण होता है वो होता है हाइड्रोजन आबंध। अगला दिया हुआ है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई जो है वो है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। मोल, लीटर इनवर्स और
सेकंड इनवर्स इसकी इकाई है। तो मैंने इसको क्या किया है, अंडरलाइन कर दिया, ये इसकी इकाई हो गई। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पीतल में उपस्थित धातु तत्वों में कौन कौन से धातु होते हैं। पीतल में उपस्थित जो पीतल होता है वो एक प्रकार की मिश्र धातु है, और मिश्र धातु में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, तो उन धातुओं के नाम क्या है आपके, उन धातुओं के नाम है कॉपर, और कॉपर के साथ में क्या मिलाते हैं, जिंक। जब कॉपर के साथ में जिंक मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, समन्वय बहुफलक को परिभाषित कीजिए। अगला दिया है आपका समन्वय बहुफलक को परिभाषित कीजिए। तो समन्वय बहुफलक का मतलब है कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से जो लिगेंड जुड़े रहते हैं उनकी त्रिविम में जो व्यवस्था होती है, त्रिविम में जो व्यवस्था होती है, चाहे वो चतुष्फलकीय रूप में हो, चाहे वो त्रिकोणीय रूप में हो, चाहे जो है त्रिकोणीय पिरामिडीय रूप में हो, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय रूप में हो, या अष्टफलकीय रूप में हो, या वर्ग पिरामिडीय हो, तो जो उनकी त्रिविम में व्यवस्था होती है उसी व्यवस्था को कहते हैं समन्वय बहुफलक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको परिभाषा पूछी है, समन्वय बहुफलक को परिभाषित कीजिए। तो समन्वय बहुफलक का मतलब क्या है, उपसहसंयोजी यौगिक के केंद्रीय धातु आयन से जुड़े, उपसहसंयोजी यौगिक के केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगेंडों का त्रिविम में विन्यास यानी विवरण समन्वय बहुफलक कहलाता है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों न दिए गए हों। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो 9वें पार्ट से लिया गया है, और अगला क्वेश्चन जो 9वें पार्ट से लिया गया है वो आपको कैसे दिखाई देगा कि तो देखिए अभी आपको क्वेश्चन दिखा नहीं होगा, हालांकि मैंने आपको परिभाषा बोल दी थी, मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ इस क्वेश्चन की। उपसहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगेंडों का त्रिविम में विन्यास यानी विवरण क्या कहलाता है, समन्वय बहुफलक कहलाता है। और समन्वय बहुफलक में चतुष्फलकी भी हो सकते हैं, पिरामिडी भी हो सकते हैं, वर्ग समतली भी हो सकते हैं, वर्ग पिरामिडी भी हो सकते हैं। ये बहुफलकों के क्या है, प्रकार है। तो हालांकि आपको प्रकार से कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन जो लिया है हमने वो ये लिया है, ये आपके नामे पाठ से है, और इसमें क्या करना है, संकुल का IUPAC नाम पूछा गया है। तो इसमें दिया हुआ है K3Al2O4 का होल थ्राइस, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसका क्या करना है, नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम नाम किसका लिखते हैं, के का। तो के का मतलब होता है पोटेशियम। उसके बाद हम लिगेंड लेते हैं, तो लिगेंड कितने, 3, तो हम कहते हैं इसमें लिगेंड 3 जो है उनका नाम है ट्राई ऑक्जिलेटो, और ये पूरा एक लाइन में लिखा जाएगा क्योंकि आगे जगह नहीं है। इसके बाद केंद्रीय धातु आयन का, केंद्रीय धातु आयन है एल्यूमिनियम, लेकिन जो लिगेंड हमारा वो कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा कैसा है, ऋणावेशित है, इसलिए उसमें 8 शब्द लगेगा और बाद में ऑक्सीकरण संख्या लिखेगी। तो इस तरीके से नाम क्या बन गया, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, ये हमारा इसका IUPAC नाम बन गया। अगले वाले ऑप्शन में क्या दिया, अगला वाला सवाल जो दिया है वो क्या है, उस सवाल में आपको संकुल यौगिक दिए गए हैं, CONH3 का होल 6 एक ब्रैकेट में बंद है, उसी के साथ दूसरा कॉम्प्लेक्स और जोड़ दिया गया है CrCN का होल 6 तथा CrNH3 का होल 6 और COCN के होल 6 द्वारा प्रदर्शित समावयवता का प्रकार बताइए। तो यहाँ जो समावयवता होगी वो कौन सी होगी, उपसहसंयोजन समावयवता होगी, क्योंकि उसमें कुछ नहीं किया है, लिगेंडों की संख्या बदल दी है। लिगेंड जो है वो केंद्रीय धातु आयन से अलग अलग कर दिए हैं, लिगेंड एक दूसरे के चेंज कर दिए हैं, बाकी ये समावयवता जो होती है वो कौन सी कहलाती है, उपसहसंयोजन समावयवता कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन है उसका है, एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन के लिए कक्षकों के संकरण का प्रकार बताइए। आपको संकरण बताना है कि नाइट्रोजन पर कौन सा संकरण होगा। तो एमीन के में उपस्थित नाइट्रोजन के लिए कक्षक के संकरण का प्रकार जो होगा वो कौन सा होगा, sp3 होगा, क्योंकि एमीन बनाने में जो नाइट्रोजन भाग लेता है वो sp3 संकरित कार्बन नाइट्रोजन परमाणु होता है। तो संकरण कौन सा होगा, sp3 होगा। अगला जो दिया है वो क्या है, कार्बोनिल संकुल में उपस्थित सह क्रियाशीलता आबंधन का चित्र बनाइए। तो ये हमारा क्या होता है, केंद्रीय धातु आयन, और ये हमारा क्या होता है, कार्बोनिल। तो कार्बोनिल में क्या होता है कि कार्बोनिल के एक कार्बन पर क्या होता है कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, और वो इसके साथ सिग्मा आबंध बना लेते हैं, या क्या करते हैं वो सिग्मा आबंध बना लेते हैं, या इन्होंने सिग्मा आबंध बना लिया। लेकिन कार्बन के जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे जो कक्षक होते हैं उन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है,
और जब ये कक्षक पास पास आते हैं तो ये वाले भी कक्षक पास पास आएंगे। तो इन वाले कक्षकों के बीच में इस तरीके से पाई आबंध बनता है, क्योंकि इनके ओवरलैपिंग जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पर शीर्ष वाइज ओवरलैपिंग है, हेड वाइज ओवरलैपिंग है, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पर पाई बंध बनता है और यहाँ पर सिग्मा बंध बनता है। ऐसे आबंध को क्या कहते हैं हम, ऐसे आबंध को कहते हैं पश्च आबंधन। तो ये धातु कार्बोनिल धातुओं के साथ और कार्बोनिल आबंधों के साथ में ये प्रकार का आबंध पाया जाता है। ये तो हमारे सेक्शन 1 के जो एक एक नंबर के सवाल थे वो मैंने आपको 21 नंबर के करा दिए, क्योंकि 9 नंबर के ये सवाल हो गए, 4 नंबर के ये हो गए, और जो 8 सवाल है वो इस तरीके से ये हो गए। तो कुल मिलाकर के आपको इस सेक्शन ए से 21 नंबर आपके पास आ गए होंगे। अगला जो हम सेक्शन नंबर बी लेते हैं, सेक्शन नंबर बी में चौथा क्वेश्चन दिया, इसका क्या है, एन प्रकार के अर्धचालक को समझाइए। एन प्रकार के अर्धचालक को समझाइए। तो एन प्रकार का अर्धचालक क्या है कि जब चतुसंयोजी कुचालक या कुचालक के पदार्थ में पंच संयोजी की अशुद्धि मिलाई जाती है तो एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 संयोजकताएं जो है 5 संयोजकता वाले से जुड़ जाती हैं, लेकिन पंच संयोजी की एक संयोजकता भी रह जाती है। वही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा होता है और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव प्रवृत्ति का होता है। तो नेगेटिव प्रवृत्ति के होने के कारण इलेक्ट्रॉन धनी अर्धचालक कहलाते हैं, तो जिसके कारण उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो यहाँ परिभाषा हमने क्या लिखी है, जब चतुसंयोजी कुचालक पदार्थ में पंच संयोजी परमाणु की अशुद्धि मिलाई जाती है तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाने के कारण उत्पन्न चालकता वाले यौगिक एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। आपने ऐसी भी परिभाषा लिखी होगी तब भी आपको नंबर मिलेगा। कभी कभी क्या है कि दूसरी परिभाषा भी चेंज हो जाती है। दूसरी परिभाषा हमारे की लिखी है, जब सिलिकॉन में चतुसंयोजी सिलिकॉन में पंच संयोजी फास्फोरस की अशुद्धि मिलाई जाती है तो एक ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न चालकता को एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रहे, आप चाहे ये परिभाषा लिखी हो चाहे इस प्रकार की परिभाषा लिखी हो या आप किसी प्रकार की परिभाषा लिखें, लेकिन उसमें एक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण, अतिरिक्त ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण जो चालकता उत्पन्न होती है उस प्रकार के अर्धचालकों को एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो शॉर्टकट लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, कम समझाएंगे तो आपके नंबर थोड़े बहुत काट लिए जा सकते हैं। और आप इस तरीके से अच्छे से परिभाषित करेंगे तो आपके उसमें पूरे में पूरे नंबर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकत्व और अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व में तुलना करनी है। अनुचुंबकत्व में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि प्रतिचुंबकत्व में अयुग्मित नहीं इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। तो ये पहला आपका कंपैरिजन हो गया, तुलनात्मक अध्ययन हो गया। दूसरा दिया है, अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित किए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं, लेकिन जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। अगला क्या होता है, चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ रंगीन होते हैं, क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो रंगीन प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कैसे होते हैं, रंगहीन प्रवृत्ति के होते हैं। और भी इसके लॉजिक है। अभी अगला क्या है कि अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं और प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने 3 कमेंट भी लिख दिए हैं तब भी आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। अगला सवाल जो है वो न्यूमेरिकल टाइप का है। तो न्यूमेरिकल सवाल में क्या दिया, हालांकि आपका ये दूसरे पार्ट से सवाल दिया गया है, वो है 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर बनाए गए 250 मिलीलीटर विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो ये सवाल जो है वो आपका 1.5 नंबर का है। 1.5 नंबर में सवाल में क्या है, आधे नंबर के तो ये दी जाएंगे, आधे नंबर का आपका ये होगा और आधे नंबर की आपकी पूरी कैलकुलेशन होगी। तो हमें क्या करना है, पदार्थ का भार 5 ग्राम, पदार्थ NaOH का अणुभार जो है वो 23 + 16 + 1 बराबर 40 ग्राम प्रति मोल हो गया। विलयन का आयतन B बराबर हो गया 250 मिलीलीटर। विलयन की मोलरता जो है वो M बराबर क्या है, NaOH का भार बट्टे NaOH का अणुभार बट्टे क्या होता है विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। लेकिन हमारे पास लीटर में नहीं दिया है, तो लीटर में नहीं दिया है तो हम इसको किस में बनाएंगे, मिलीलीटर में दिया है तो हम इसको लीटर में बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर ली है, 5 × 5 = 40 और 250 मिलीलीटर बट्टे 1000। तो 1000 का भाग दिया, ये जो वैल्यू है वो लीटर में चेंज होगी। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, हमने 5/40 × 1000 ऊपर पहुंच जाएंगे और 250 नीचे आ जाएंगे।
जब हमने इनको काटा तो आंसर आया हमारा 1/2। 1/2 एम, इसका मतलब होता है 0.5 मोल्डर। तो इस तरीके से हमने आपको सेक्शन ए के और सेक्शन बी के 1 से लेकर के 6 सवाल तक आपके कंप्लीट कराए हैं। अगले सवाल जो है वो आपको अभी और बताई जाएंगी। तो इस तरीके से आप जो है हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बोर्ड में कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं यह जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।